Hello everyone, welcome back once again to the new subject of CS Executive New Syllabus 2023, right? तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 5 से विच इज अबाउट कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज, करेक्ट। अब इससे पहले ये पेपर हम बोलते थे SLCM, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट। अब हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज। अब कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें किस तरीके से पेपर का पैटर्न क्या है, कितने चैप्टर्स है और हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। सो देखो, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आई गेस इसके अंदर 16 चैप्टर्स हैं, राइट। पार्ट ए एंड डिवाइड किया गया है इसको पार्ट ए एंड पार्ट बी के अंदर। सो पार्ट ए टॉक्स अबाउट दी कैपिटल मार्केट, करेक्ट। इसमें हम मार्केट किस तरीके, क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, किस तरीके से फंक्शन करता है, उसकी आपको ओवरऑल नॉलेज दी गई है, जो कि है कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का, करेक्ट। पेपर तो हमें पता है 100 मार्क्स का ही होता है, उसमें से 40 मार्क्स का क्या है, कैपिटल मार्केट। देन अगर हम और इसमें है चैप्टर्स कितने, इसके अंदर 7 चैप्टर्स हैं। तो जो फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं वो मेरे कैपिटल मार्केट के हैं, कितने मार्क्स के हैं, 40 मार्क्स के हैं, राइट। देन कमिंग ऑन टू दी पार्ट बी, पार्ट बी हमारा बात करता है सिक्योरिटीज लॉ से, ठीक है। सिक्योरिटीज लॉ से इसके मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम सिक्योरिटीज लॉ के ऊपर नॉलेज गेन करेंगे। अगेन ये कितने मार्क्स का है, दिस इज ऑफ 60 मार्क्स, राइट। एंड इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, इसके अंदर 9 चैप्टर्स हैं, करेक्ट। तो ऑल टुगेदर कितना हो गया, 16 चैप्टर्स हैं divided into 7 and 9 chapters. 7 comes in part A which talks about the capital market and they are of 40 marks. Rest 9 chapters are of 60 marks forming the part of security laws, right? तो पूरा का पूरा मैंने आपको बताया कि ये हमारा सब्जेक्ट किस तरीके से डिवाइडेड है। अब हम कैसे पढ़ने वाले हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। मॉड्यूल तो इशू हो गया, सबके पास है। अब उन्हीं सब बच्चों के पास है, जब रिजल्ट आएगा तो कुछ बच्चे इसमें एक्सेल करेंगे, कुछ एवरेज मार्क्स से पास होंगे, लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है पास तो होना ही है। हमारी स्ट्रैटेजी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके क्या होगी, देखो आज हम जैसे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से विच इज द बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अब इसमें हम क्या समझेंगे कि ठीक है, एक फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट के कंपोनेंट्स क्या है, फिर उनका बाइफिकेशन क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, रेगुलेटरीज कौन कौन है, ये सब कुछ हम बेसिक्स समझेंगे कैपिटल मार्केट का चैप्टर नंबर 1 में। द मोमेंट वी फिनिश चैप्टर नंबर 1, तो हम मॉड्यूल के जब चैप्टर खत्म होता है तो पीछे टेस्ट योरसेल्फ करके क्वेश्चंस दिए गए हैं, करेक्ट। हम उनको भी सॉल्व करेंगे। नाउ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगी कि आपको ये खुद करने हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, तो उसका हम एक अलग सेशन रखेंगे जिसमें हम टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आई एम श्योर ये इतना इनफ है, बिकॉज देखो अभी जो भी आपका अपकमिंग अटेम्प्ट है, चाहे वो दिसंबर है, जून है, व्हाटएवर, ठीक है, पैटर्न हमारा यही रहने वाला है अब अगले 5 साल के लिए नए सिलेबस का, जो कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि भाई मुझे पहले चैप्टर समझ में आ जाए, उसके बेसिक्स समझ में आ जाए। जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एंड जब हम पढ़ रहे होंगे, मीनवाइल मैं आपको कुछ चीज़ें अंडरलाइन कराऊंगी, कुछ चीज़ें आपको नोट्स में ही हाईलाइटेड दिखेंगी। तो ये कुछ ऐसे नहीं बन जाता है मॉड्यूल से तुरंत के तुरंत प्रिंट निकलवाया और नोट्स बन गए, नहीं। उसको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शायद ठीक है पढ़ने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन मेरे एग्जाम परस्पेक्टिव से उतनी रेलेवेंस नहीं होल्ड करती हैं, तो वो चीज़ें आपके इन नोट्स में आपको नहीं दिखेंगी, राइट। अब ये नोट्स बने कहाँ से हैं, इट इज़ प्योरली फ्रॉम योर ICSI मॉड्यूल, कुछ भी बाहर का इसमें इंक्लूड नहीं है। तो जो ICSI मॉड्यूल है दैट मीन्स उसकी ये जेरोक्स है, जेरोक्स इन द सेंस कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट पूरा मॉड्यूल है, लेकिन क्या हमें हिस्ट्री पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, द आंसर इज नो।
तो वो चीज़ यहाँ पे इंक्लूड नहीं की गई है। तो इस तरीके से ये सारे नोट्स आपके मॉड्यूल से ही बने हैं। सो मेक श्योर अगर आप वीडियोस जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ, सुन रहे हो अच्छे तरीके से, प्लस ये नोट्स को फॉलो कर रहे हो, देन आई डोंट थिंक कि आपको किसी और स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है। हम मतलब ऑब्वियसली मैं भी ऐसे करती थी एंड आई एम श्योर अभी तक आप भी ऐसे कर रहे होगे कि अच्छा ये नोट्स अच्छे हैं ये भी दे दूँ, ये नोट्स अच्छे हैं ये भी ले लेते हैं। क्या अपने आप से पूछना क्या आप उन सारे नोट्स से पढ़ते हो? द आंसर इज नो। हम वही पढ़ते हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन शौक के लिए इससे भी ले लिए नोट्स, उससे भी ले लिए नोट्स, ठीक है? तो वो चीज़ नहीं करनी है, स्टिक टू वन, और उसी को ही हमें थॉरली पढ़ना है। सो आई एम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया है कि किस तरीके से इस सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ध्यान रखना ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडम चैप्टर आपने उठा लिया, चैप्टर 2 चैप्टर 3 कि ठीक है हम यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। नहीं, पहला चैप्टर नंबर 1 क्यों दिया जाता है? बिकॉज उसके अंदर बेसिक्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं जो शायद मैं आपको इस चैप्टर के अंदर समझा दूंगी, फिर आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको इसका ही रेफरेंस दूंगी। तो कैसे कर लोगे एकदम बीच में से जब आपको पता ही नहीं है बात किसकी हो रही है? सो मेक श्योर सीक्वेंस में पढ़ो, एंड जितना मैं पढ़ा रही हूँ दैट इज मोर देन इनफ। उससे ऊपर बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उतना भी कर लोगे ना, मोर देन इनफ। अब अपने नोट्स या हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा एक कॉमनली यूज्ड टर्म है, तो वो क्या है? देखो, हैंड रिटन नोट्स क्या है कि अगर मैं कुछ समझा रही हूँ आपको, राइट, एंड ऑब्वियसली वो होगा कि मैं आपको एक अलग शीट में कुछ कुछ चार्ट्स हो गए, कुछ टेबल्स हो गई, या कुछ मैंने आपको अलग सा एक पैराग्राफ लिखवाया किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, वो ही हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। एंड ये मेरी साइड से हो गए, जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा मैं प्रोवाइड करूँगी, लेकिन अब आपको भी तो करना है ना कुछ। ये नहीं कि सिर्फ बैठ के ऐसे बैठे हैं और एकदम सुन रहे हैं ध्यान लगा के, ऐसे तो नींद आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको भी साथ ही साथ चीज़ों को हाईलाइट करते चलना है। हाईलाइटर्स का यूज़ करो, यूज़ ऑफ मल्टीपल कलर पेन, राइट। तो जो भी आते हैं ग्रीन, पिंक, whatever colors are available, ऑरेंज जो भी है, तो आप उनका यूज़ करो एंड हाईलाइट करो चीज़ों को जो मैं बोल रही हूँ इम्पॉर्टेंट है। या फिर कई बार होता है कि मैंने नहीं बोला लेकिन आपको लग रहा है इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी हाईलाइट करो। तो जब आप रिवाइज करोगे ना, तो उन पर्टिकुलर लाइंस पे आपका फोकस जाएगा एंड ऑब्वियसली वो इम्पॉर्टेंट होंगी, तो आपके आंसर्स में वो रिफ्लेक्ट होंगी, राइट। समझ आया? अभी भी कुछ डाउट होता है कि मैम कैसे पढ़ना है, हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, आप 1-to-1 भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 1 से, विच टॉक्स अबाउट बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, राइट। अब देखो, कैपिटल मार्केट तो मैंने नाम दे दिया, लेकिन कैपिटल मार्केट अभी हम देखेंगे एक कंपोनेंट है एक बड़ी मार्केट का, ठीक है। मार्केट क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि मार्केट क्या है। हम बोलते हैं ना, हम ये अच्छा मार्केट जाके आते हैं, ठीक है, मार्केट चलना है क्या? ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, लेकिन मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट एक ऐसी जगह है जो भी मेरी रिक्वायर्ड नीड है, अकॉर्डिंगली मैं उस मार्केट में जाती हूँ और वहाँ से वो चीज़ को मैं परचेज करके लाती हूँ, राइट। वहाँ पे नंबर ऑफ वेराइटीज अवेलेबल है, नंबर ऑफ वेंडर्स अवेलेबल है, एज पर माई नीड, राइट। मेरे को कितने का सामान चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, एज पर दैट मैं अपना सामान चूज एंड पिक करके ले आती हूँ। तो वो एक मोटा मोटा क्या होता है, मार्केट होती है। अब मार्केट के आपको भी पता है डिफरेंट सेगमेंट्स हैं कि मुझे कपड़े खरीदने हैं तो मैं बोलूँगी ठीक है, अगर तुम्हें मैरिज मटेरियल खरीदना है ना तो तुम चांदनी चौक जाओ, तुम्हें कुछ फैंसी खरीदना है, तुम्हें कुछ ब्रांडेड खरीदना है तो तुम कनॉट प्लेस जाओगे, राइट। कुछ ऐसा डे टू डे का ट्रेडिशनल खरीदना है तो मैं बोलूँगी तुम लाजपत जाओ, और इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें तो हम बोलते हैं तुम नेहरू प्लेस जाओ, राइट। तो हर एक प्रोडक्ट की, हर एक कैटेगरी की अलग अलग मार्केट्स होती हैं। सब्जी खरीदने क्या चांदनी चौक जाते हो? सब्जी खरीदने या कनॉट प्लेस जाते हो? नहीं, क्योंकि उसके लिए हम सब्जी की मार्केट जाते हैं, राइट। समझ रहे हो मार्केट का मतलब क्या है? तो ऐसे ही जब हमें
फिनेंस रिलेटेड चीज़ें खरीदनी बेचनी होती हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे चीज़ों को खरीदना है, बेचना है, अपनी फिनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए मुझे कौन सी मार्केट में जाना है? द आंसर इज फाइनेंशियल मार्केट, करेक्ट। अब ये हो गया फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया चलता कैसे है। देखो, फाइनेंशियल मार्केट भी किसका पार्ट है? फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया चलता किन कंपोनेंट से है? तो मैं बोल सकती हूँ ये 3 कंपोनेंट से चलता है। सबसे पहला, इसके अंदर क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल मार्केट होगी, करेक्ट है। फाइनेंशियल मार्केट के बाद इसके अंदर, अब ऑब्वियसली फाइनेंशियल मार्केट होगी तो फाइनेंशियल इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स भी होंगे। भाई अगर मार्केट तो है लेकिन खरीदने और बेचने वाले ही नहीं आ रहे हैं तो उस मार्केट का फायदा क्या? तो पार्टिसिपेंट्स का भी होना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो सिस्टम के अंदर एक सिस्टम कैसे चल रहा है कि मार्केट है, मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, 2 कंपोनेंट तो पूरे हो गए। अब पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, लेकिन वो खरीदेंगे क्या? तो उसके लिए हमें क्या जरूरत है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, करेक्ट। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। अब देखो, ये जो आपको पूरी एक पिक्चर दिख रही है उसमें क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसको हमने बोला ठीक है फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, राइट। फिर अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बायर्स, यहाँ पे सप्लायर ऑफ फंड्स है, डिमांड ऑफ फंड्स है। तो ये क्या है? दीज आर दी पार्टिसिपेंट्स इन दी फाइनेंशियल सिस्टम। फिर पार्टिसिपेंट्स हो गए मेरे, फाइनेंशियल मार्केट आ गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए। अब वो क्या आपस में ट्रेड करेंगे? तो सिक्योर कुछ होगा ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनके ऊपर वो ट्रेड करेंगे, जैसे कि मेरे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ऐसी सिक्योरिटीज जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट, उन पे हम ट्रेड, उनको हम खरीदेंगे बेचेंगे, तो वो मेरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाए जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें किसका पार्ट है? फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बनती हैं, करेक्ट। अब समझते हैं। So every modern economy is based on the sound financial system which helps in production, capital and economic growth by encouraging saving habits, mobilizing savings from household and other segments and allocating savings into productive usage such as trade, commerce, manufacturer. तो in short क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री की इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होती है? अगर उसका फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग है तो वो इकोनॉमी ओवरऑल स्ट्रांग होती है। अब कैसे स्ट्रांग होगी? कि अगर मेरे पास सेविंग्स हैं, अब वो मेरी आइडल पड़ी है, इट्स बेटर कि मैं उसको इन्वेस्ट करके अर्न करूं। आजकल तो अर्ली स्टेज पे ही आपको अभी भी बोला जाता है कि आप क्या SIPs करते हैं, क्या आप म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। क्यों? बिकॉज अगर आपकी थोड़ी, मान लो आपको पॉकेट मनी मिल रही है, स्टाइपेंड मिल रहा है, कुछ भी आपके पास एक्स्ट्रा मनी आ रही है जो कि आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरी ज़रूरत वाली चीज़ें पूरी हो गई हैं, हम ये कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है मेरे पास, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब मेरी सेविंग चैनलाइज होती हैं, उससे एक सर्कल कंप्लीट होता है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे थे, आपने क्या कर दिया? आपने इन्वेस्ट कर दिया। जिसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, जिसको पैसे की ज़रूरत थी, उसने आपका पैसा ले लिया, करेक्ट। अब उसकी भी नीड पूरी हो गई, आपका भी काम पूरा हो गया। आपको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए के बदले क्या मिलेगा? आपका कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा, कुछ तो अमाउंट बढ़ के ही वापस मिलेगा। और जिसने पैसे उठाए हैं उस समय की उसकी नीड पूरी हो गई, तो वो भी ज़रूरी था। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा चैनल अगर वेल बैलेंस्ड मैनर में चलता है तो हम उसको एक साउंड फाइनेंशियल सिस्टम का नाम देते हैं। So financial system covers both credit and cash transactions. All financial transactions are dealt with by cash payments or issue of negotiable instruments. Like negotiable instruments क्या होते हैं मेरे? चेक हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, हुंडीज हो गई, ये सब क्या है? मेरे
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन या तो कैश में होती है या फिर इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होती है कि भाई आज मेरे पास कैश नहीं तो मैंने तुम्हें चेक दे दिया एक डेटेड कि ठीक है तुम 1 महीने बाद का मुझसे चेक ले लो। तो वो क्या है, या तो कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में हम ट्रांजैक्शन को करते हैं। 10 इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करो, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 10, अ फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स थ्रू विच फाइनेंशियल सरप्लस आर मोबिलाइज, कि मेरी जो एक्स्ट्रा मेरे पास सेविंग थी मैंने उसको चैनलाइज कर दिया, मोबिलाइज कर दिया, कि मेरे पास से पैसा मैंने आगे कहीं इन्वेस्ट कर दिया, राइट। फ्रॉम द यूनिट्स, देखो वापस से पढ़ते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच फाइनेंशियल सरप्लस आर मोबिलाइज फ्रॉम the units generating surplus income and transferring them to others in need of them, कि मेरे पास एक्स्ट्रा थे तो मैंने उन चैनल से लेके किस चैनल में डाल दिया जिनको उस समय पैसे की जरूरत थी, करेक्ट। तो ये क्या है, मेरा एक डेफिनेशन है फाइनेंशियल सिस्टम की, तो ये आपको याद होनी चाहिए। The activities include production, distribution, exchange and holding of financial assets, instruments of different kinds by financial institutions, banks and other intermediaries of the market. In a nutshell, financial market, financial assets, financial services and financial institution constitutes the financial market. तो हमने क्या बोला, मार्केट चाहिए, उसमें financial assets चाहिए, क्या खरीदोगे बेचोगे, राइट। फाइनेंशियल सर्विसेज भी कोई तो प्रोवाइड करेगा ना, जैसे मैं बोलती हूँ ब्रोकर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारा 5 पैसा है, जीरोधा है, ये क्या है, ये फाइनेंशियल सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, एक इंटरमीडियरी है, ब्रोकर का काम करते हैं, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, इन सबको मिलाते हैं जब हम, तो हमारा एक फाइनेंशियल सिस्टम तैयार होता है, करेक्ट। नाउ वेरियस factors influence the capital market and its growth. These include level of savings in the household sector, taxation levels, health of economy, corporate performance, industrial trends and common pattern of living. अब ऐसा नहीं ना कि ये नहीं होगा कि अगर मेरे पास सेविंग है तो आपके पास भी होगी, या वाइस वर्सा, आपने अच्छा अमाउंट सेव किया मेरे पास हो सकता है, मैं सिर्फ अपने हैंड टू माउथ वाला हिसाब है कि भाई जितना कमाया उतना खर्च हो गया, ठीक है, सबकी सिचुएशन अलग अलग है। तो ये क्या बोल रहा है कि बहुत हर कोई, फिर हम बोले कि हर किसी को अपनी सेविंग इन्वेस्ट करनी ही करनी है, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो हमारे फैक्टर्स बहुत सारे हैं जो कि पैसा कितना और कब मेरी मार्केट में आएगा उसको इफेक्ट करते हैं। मान लो टैक्सेशन लेवल ही इतना है, या आपका आप इस स्लैब में फॉल कर रहे हो जिसमें आपको इतना टैक्स हो जाता है, प्लस आपके अपनी डे टू डे लाइफ भी है, उसको भी आप बैलेंस करोगे तो आपको शायद सेविंग उतनी नहीं होती। तो जब उतनी सेविंग होगी नहीं तो आप सोचोगे इतना अमाउंट तो मैं अपने पास ही सिक्योर करके रखूँ, वाई टू इन्वेस्ट, फिर पता नहीं जिस समय नीड हो वो पैसा मुझे मिल पाए या नहीं मिल पाए। तो ये फैक्टर हो सकता है कि आप कम इन्वेस्टमेंट करो या करो ही नहीं। देन अगर हम बोलते हैं हेल्थ ऑफ इकोनॉमी, मान लो इन्फ्लेशन बहुत है, हर चीज़ इतनी महंगी है कि हम कुछ बचा ही नहीं पा रहे हैं, इनफैक्ट हम उतना जितनी नीड है उतना स्पेंड कर ले वही हमारे लिए बहुत है। तो ये भी एक फैक्टर है कि मतलब हमारा जो चैनल है उसमें मोबिलाइजेशन ऑफ मनी कम हो जाएगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, करेक्ट। देन कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, अब हम आगे जब देखेंगे, जब हम कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि भाई वहाँ पे कैसे चीज़ों प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहा है कि ट्रेडिंग हो रही है शेयर्स की, एक कंपनी के शेयर्स मैंने आज खरीदे, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा, मैंने और आगे बेच दिए, ठीक है, तो दिस इज अ ट्रेडिंग। तो मेरी जो कंपनीज हैं जिनके शेयर्स हमने खरीदे हैं, जिनकी कैपिटल का हिस्सा हम बने हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रही है वो भी बहुत मैटर करता है एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम को बनाने में।
अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनके रिजल्ट्स जो है क्वार्टरली एनुअली अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली उनको दैट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। जो प्रॉफिट होगा तो वो अपने शेयर होल्डर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिविडेंड देंगे, ऑब्वियसली उनके जो शेयर्स के प्राइस हैं वो इंक्रीज होंगे, तो लोग ज़्यादा कर मतलब चाहेंगे कि हम इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें। तो एक कॉरपोरेट की परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम में। देन अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर। Then the strength of the economy is calibrated by different economic indicators like growth in the GDP, agricultural production, quantum and speed of rainfall, interest rates, inflation, position on balance of payments and balance of trade, level of foreign exchange reserves, investments and growth in capital formation। तो हमने ये जो अभी ऊपर वाले फैक्टर्स पढ़े थे ना, ये तो हमने बोला कि ठीक है ये तो है ही है, राइट, ये फैक्टर्स तो हैं, लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरी कंट्री की जीडीपी क्या गई है, जो हम जिस पे डिपेंडेंट है, मेरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वो कितना हैम्पर हो रहा है, या उनका इस साल का क्या आउटकम रहा है। अब वो किस पे, देखो सारी चीज़ें ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। एग्रीकल्चर की जब मैं बात करती हूँ तो डायरेक्टली कहाँ फोकस जाता है, रेनफॉल पे जाता है। तो बारिश अगर सही समय पे जितनी होनी थी उतनी हुई है, तो ऑब्वियसली मेरा जो आउटकम होगा फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो बहुत अच्छा होगा। वाइस वर्सा भी हो जाता है, कई बार इतनी फ्लड आ जाती है कि हमारे फार्मर्स की जो हार्ड वर्क होता है सारा का सारा वेस्ट चला जाता है, तो उससे भी बहुत चीज़ें इफेक्ट करती हैं। मान लो आज मैं बोलती हूँ नींबू का, लाइक लेमन, टोमेटोज, इनके प्राइस अगर बहुत ज़्यादा हैं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है उसमें कुछ ना कुछ शॉर्टेज रही है, ठीक है। अब इनके प्राइस ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली आपका मंथली ओवरऑल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, जो कि आपकी सेविंग्स को इफेक्ट करेगा। हमें ऐसा लगता है कि अरे इनसे क्या होता, बट होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे एक फाइनेंशियल सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। A financial market enables efficient trade of securities and transfer of funds between lenders and borrowers, and also creates securities for investment. People who have surplus fund invest in these securities to earn return on their investment। कि अगर मेरे भाई मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, आई एम अ लेंडर, तो ऑब्वियसली मैं उस पर कुछ रिटर्न चाहूँगी, नहीं तो वो पैसा मेरे घर में रखा क्या बुरा था, करेक्ट। अगर आई एम इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट तो मुझे उस पर रिटर्न चाहिए। तो इन्वेस्टर्स को मतलब ऑब्वियसली हम बोलते हैं ना कि क्या होता है इन्वेस्ट करके उन्हें रिटर्न मिलता है। बोरोवर को क्या होता है कि उनकी एक टाइम बीइंग की नीड फुलफिल हो जाती है। इस चार्ट में समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, जो कि हम मोटा मोटा बात कर चुके हैं, एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स यहाँ पे बताए हैं। सबसे बोला फाइनेंशियल मार्केट, ये हमने समझा कि भाई मार्केट एक ऐसी मार्केट जहाँ पे फिनेंस से रिलेटेड चीज़ों का क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है, ठीक है। तो एक ऐसी मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज मेरी अवेलेबल हैं, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हैं, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। तो पहला कंपोनेंट हमने बोला फाइनेंशियल मार्केट है। देन पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, QIBs हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल, देन मर्चेंट बैंकर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इन सब के ऊपर ऑब्वियसली हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी ये बेसिक चैप्टर है जिसमें हम समझ रहे हैं कि एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम चलता कैसे है। फिर हम इन चीज़ों को, हर एक चीज़ को डिटेल में तो ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे ही करेंगे। देन कम्स दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे क्या आ गया, शेयर्स आ गए, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वॉरेंट्स, ठीक है, हमारी रीट्स हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये सब चीज़ें मेरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट बनते हैं। Now, what are the functions of financial market? Highlighted as important topic, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या हैं।
देखो अभी जितना हमने पढ़ा उससे हम ये पॉइंट्स तो निकाल ही सकते हैं। क्या पहला क्या बोलता है, इट फैसिलिटेट्स मोबिलाइजेशन एंड चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। करेक्ट, ये क्या बोल रहा है, हमें मार्केट में हमने यही समझा ना कि भाई अगर मैं मार्केट जा रही हूँ तो वहां पे कोई वेंडर तो है जो अपना सामान बेचने के लिए आया है। आई एज अ बायर मैं वहां जा रही हूँ क्योंकि मुझे वो सामान खरीदना है, तो इससे क्या हो रहा है, चैनलाइजेशन हो रहा है, मोबिलाइजेशन हो रहा है, राइट। तो इट फैसिलिटेट्स मोबिलाइजेशन एंड चैनलाइजेशन। अब आप बोलते हो कीवर्ड्स क्या है जो आपके, भाई हमने तो पॉइंट रखे थे लेकिन मेरे को मार्क्स नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, क्योंकि आपके आंसर में से ये जो कीवर्ड्स हैं मोबिलाइजेशन एंड चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग, ये मिसिंग था, कहीं ना कहीं मिसिंग रहा होगा डेफिनेटली, तभी आपके 5 में से 1.5 मार्क्स मिले, 2 मार्क्स मिले। क्योंकि हमें जो वर्ड्स, अगर एग्जामिनर पता है क्या करता है, आपकी पूरी पूरी लाइंस नहीं पढ़ता है कभी भी, बिकॉज उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। वो अगर एक कॉपी को ऐसे पढ़ने लगे तो फिर तो होगी चेकिंग, फिर तो रिजल्ट आ गया आपका 25 फरवरी या 25 अगस्त को। हम कीवर्ड्स चेक करते हैं कि अच्छा मोबिलाइजेशन चैनल ये होना चाहिए राउंड। आप देखो, अच्छा कई बार अपनी आप सर्टिफाइड कॉपीज निकलवाओगे ना, आप देखना उसके अंदर कि कॉपीज में आपके जो कीवर्ड्स है ना उनको उन्होंने ऐसे सर्कल कर रखा है, ठीक है। जैसे जल्दी जल्दी चेक कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, इसको सर्कल कर दिया, इसको सर्कल कर दिया। मतलब क्या, दे आर चेकिंग दैट आपने वहां उसमें कीवर्ड्स लिखे हैं या नहीं। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। इसको मैं सबसे पहले कैसे कनेक्ट करूंगी, आप सब्जी मंडी जाते हो, सब्जी मंडी में आप देखते हो ना कि कभी किसी भी चीज, क्योंकि देखो सब्जी मंडी तो मैं नहीं समझ सकती कि आप नहीं गए होगे कभी या मैं नहीं गई कभी, कि ऐसी जगह है जहाँ पे हम कभी ना कभी गए होंगे या रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, तो उससे हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो क्या होता है कि कभी किसी चीज का प्राइस क्या होता है और अगले दिन जाते हैं तो कुछ और होता है। वो क्यों है, डिमांड एंड सप्लाई पे चीजें डिपेंड करती हैं। अगर मैं बोलती हूँ से सपोज कोई फास्ट आने वाला है या मैं बोलती हूँ नवरात्रे आने वाले हैं, तो क्या होता है, फ्रूट्स के प्राइस आप देखोगे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई तो उतनी ही है, जितनी आज के दिन है उतनी ही नवरात्रों में भी होगी। लेकिन अभी शायद उन चीजों की डिमांड एक रेगुलर बेसिस पे चल रही है एज कंपेयर टू, क्योंकि व्रत के अंदर क्या होता है, फास्ट के अंदर हमें एक स्पेसिफिक चीजें ही खानी है, हम हर कुछ नहीं खा सकते। जब वो स्पेशल कैटेगरी बन जाती है ना तो उसमें उन चीजों का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट में क्या बोला कि ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज, जो कि किस तरीके से होती हैं, किन पे बेस्ड होती हैं, मेरे डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होती हैं, राइट। देन it provides liquidity to tradable assets by facilitating exchange, as the investor can readily sell their securities and convert assets into cash। मार्केट में अब देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लिक्विड एसेट्स किसको बोलते हैं, जैसे गोल्ड है वो एक लिक्विड एसेट्स है। अगर मेरे पास गोल्ड है एंड मुझे इमीडिएटली पैसे की रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या करूंगी, जाऊंगी गोल्ड को बेचूंगी, पैसे ले आऊंगी। तो ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, हम जब देखेंगे मेरी सेकेंडरी मार्केट में जो ऐसे बेसिकली ट्रेडिंग होती है कि अभी मेरे पास ये कंपनी के शेयर्स हैं, राइट। अब मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है तो मैं उन शेयर्स को तुरंत के तुरंत बेचूंगी और पैसे ले लूंगी। तो क्या प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल मार्केट, एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जहां पे क्या है कि इन्वेस्टर कैन रेडिली सेल देयर सिक्योरिटीज एंड कन्वर्ट असेट्स इनटू कैश। देन it reduces cost by providing valuable information regarding the securities traded in the financial market। अब हम नाम फाइनेंशियल मार्केट बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, क्या चीज़ें मेरे फाइनेंशियल मार्केट में कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जिनको सुनते ही मेरी कंपनी के शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं, प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट सिर्फ और सिर्फ मेरा चैनलाइजेशन, मोबिलाइजेशन, डिमांड या मैं बोलूँगी प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज या फिर लिक्विडिटी ही नहीं प्रोवाइड कर रहा, इनको जो चीज़ें, जो न्यूज़ इनको इफेक्ट करती हैं वो उन चीज़ों की भी अपडेट हमें प्रोवाइड करता है। देन इट रिड्यूसेस द कॉस्ट बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू, ये हो गया, राइट।
देन द लास्ट इज इट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ एसेट्स विदाउट फिजिकल डिलीवरी। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि क्या, देखो पहले मेरे को जो शेयर्स होते थे वो फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, क्या आजकल मिलता है? नहीं। जब हम अभी रेगुलेटरीज के बारे में पढ़ेंगे ना, वहाँ हम देखेंगे डिपॉजिटरीज एक्ट भी है, वो क्या कर रहा है, वो यही चीज़ है कि भाई ऑनलाइन ट्रेडिंग अगर हो रही है तो सिक्योरिटीज किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जा रही है, उनका मैं और बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो डेटा रखना कि अच्छा अभी ये शेयर्स इनके पास था, ट्रांसफर होकर इनके नाम चला गया है, तो वो चीज़ों को हैंडल करना, राइट। अब क्या होता है कि फिजिकल फॉर्म में चीज़ें नहीं है। मैं अगर मुझे मान लो TCS के शेयर्स लेने हैं, इन्फोसिस के शेयर्स लेने हैं, तो क्या मैं उनके हेड ऑफिस पे जाऊंगी, वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करूंगी कि ये अमाउंट के इतने मुझे शेयर्स लेने हैं और फिर वो मुझे फिजिकल सर्टिफिकेट देंगे? क्या ऐसा होता है? नहीं। मैं आपसे अभी क्लास लेते लेते चाहूँ तो किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकती हूँ। दैट मीन्स अब क्या है, ऑनलाइन चीज़ें हो चुकी हैं, फिजिकल डिलीवरी का अब सिस्टम नहीं है। तो ये क्या है, ये सब फंक्शंस क्या है, मेरे फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस हैं। देखो कभी भी याद करना हो ना एग्जाम में, अच्छा हमने पढ़ा था लेकिन नहीं याद आ रहा, तो मार्केट से रिलेट करो कि मार्केट में क्या क्या होता है, वही चीज़ें यहाँ पे भी, ऑब्वियसली इसको आप रिफाइंड लैंग्वेज में लिखोगे तो वही चीज़ें इसका भी पार्ट बनेंगी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट, तो हमने समझा। देखो सबसे पहले हमने क्या समझा था, हमने सबसे पहले स्टार्ट की थी क्लास फाइनेंशियल सिस्टम से, ठीक है, कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। तो हमने बोला 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। पहला हमने बोला फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट के भी 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला क्या है हमारा, मनी मार्केट, करेक्ट, एंड द अदर इज कैपिटल मार्केट। तो 2 मार्केट्स में मेरा फाइनेंशियल मार्केट डिवाइडेड है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है, बेसिक समझ लो। मनी मार्केट में वो इंस्ट्रूमेंट्स पे उन इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदा और बेचा जाता है जिनका टेन्योर इज लेस देन 1 ईयर, ठीक है। 1 साल से कम जिनका टेन्योर पीरियड होता है वो मेरे मनी मार्केट में आते हैं। ये मेरी मनी मार्केट क्या करता है, हमारी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करता है। शॉर्ट टर्म नीड्स को क्या करता है, फुलफिल करता है, जो कि क्या है, ऑब्वियसली लेस देन 1 ईयर, राइट। दूसरा है मेरा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या करता है, ऑब्वियसली अब हमने जब बोल दिया कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म और लेस देन 1 ईयर, तो इससे ऊपर वाला चीज है मेरी कैपिटल मार्केट में आती है। दैट इज इनका जो वो हमारी लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करता है, प्लस इनका टेन्योर क्या है, मोर देन अ ईयर, राइट। तो इस तरीके से मेरा फाइनेंशियल मार्केट डिवाइडेड है। एक और चीज़ याद करने के लिए, देखो हम आप पढ़ते थे ना कि अकाउंट्स में भी हम पढ़ते थे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ते थे ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता था, जो कि रेकरिंग है, राइट, रेकरिंग है और 1 साल से कम ड्यूरेशन में 1 साल से कम में वापस से रीअकर हो रहा है, जैसे वेयर एंड टियर। ये मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि चलते रहते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। लेकिन जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करती थी तो उसमें मेरा कोई बड़ी चीज़ को खरीदना, किसी एसेट को परचेज करना, राइट। तो ये सब मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते थे, उन्हीं को ही आप इधर रिलेट कर लो, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। आई एम श्योर जो मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। इफ इट ऑल कुछ भी डाउट है इन रिगार्ड्स टू एनी ऑफ द टॉपिक, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, राइट। आपके जो डाउट्स है ना उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बोला कि आप डाउट्स पूछ सकते हो तो आपने तुरंत मैम को फोन कर दिया, नहीं। देयर इज अ वे टू टू एवरीथिंग। आप पहले व्हाट्सएप करेंगे कि मैम मुझे ये चैप्टर में इस टॉपिक में डाउट्स है, ऑब्वियसली जैसे ही आप व्हाट्सएप करोगे आपको रिवर्ट आ जाएगा कि ठीक है हम इतने आधे घंटे में बात करते हैं, 1 घंटे में बात करते हैं, जो भी आपका डाउट है अकॉर्डिंगली हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो ऑब्वियसली डाउट का रिजोल्यूशन होगा ही होगा। सो मनी मार्केट इज अ सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स टेक्स प्लेस। हाईलाइट कर लो, मनी मार्केट का अगर आपसे पूछा जाता है
देखो मैं बोलूँगी अगर आपसे आपकी फाइनेंशियल मार्केट पे क्वेश्चन आता है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? आप एक बार अपने आप से मुझे लिख के दिखाना कि फाइनेंशियल मार्केट पे आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो। पहले हम फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन देंगे, कुछ फंक्शंस जो है फाइनेंशियल मार्केट के वो कोड कर सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट मेरे कितने क्या कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल मार्केट के। देखो जो हम कंटेंट लिख रहे हैं ना वो उस पर डिपेंड करता है कि भाई मेरा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। इफ़ माई क्वेश्चन इज ऑफ से सपोज 5 मार्क्स, तो शायद मैं डेफिनेशन लिखूंगी। अगर फाइनेंशियल मार्केट का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फंक्शन, उसके डेफिनेशन लिखी, फंक्शन लिखा, ठीक है, और मैंने उसके बता दिए कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट्स इट फॉर 5 मार्क्स। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है तो फिर मुझे मनी मार्केट भी है, पहले फाइनेंशियल मार्केट एक्सप्लेन करना है, फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं, फिर मनी मार्केट एक्सप्लेन करना है, कैपिटल मार्केट एक्सप्लेन करना है। सो इट डिपेंड्स आपसे कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो हाईलाइट करो मनी मार्केट क्या है। हमने बोला मनी मार्केट एक ऐसा सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का जहां पे बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स टेक्स प्लेस। तो कीवर्ड क्या है यहाँ पे? शॉर्ट टर्म फंड्स, राइट। The maturity of the money market instrument ranges from 1 day to 1 year. क्या बोल रहे हैं कि मेच्योरिटी क्या रेंज करती है? 1 day to 1 year. This market is regulated by both RBI, that is Reserve Bank of India, and SEBI, the Securities Exchange Board of India. आगे हम अभी देखेंगे RBI हमने क्यों बोला। जैसे आपने यहाँ पे ऊपर क्या देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। मिनिमम अमाउंट ट्रेजरी बिल्स का कितना होता है? 25,000 होता है। टेन्योर क्या है? 91 डेज, 180 डेज, 364 डेज। तो ये सब चीजें ये कौन रेगुलेट कर रहा है? ये आरबीआई रेगुलेट करता है। इसीलिए हमने क्या बोला कि इसके 2 रेगुलेटर्स हैं, दोनों इसको रेगुलेट करते हैं, आरबीआई भी और सेबी भी। The nature of transaction in this market is such that there are large in amount and high in volume. Thus, we can say that the entire market is dominated by small number of large players. Small number क्यों? क्योंकि भाई अब हो सकता है ना कि मैंने 91 डेज का ट्रेजरी बिल लिया है, मेरा उतना कैपेसिटी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो स्मॉल अमाउंट के लार्ज हाई इन वॉल्यूम में आपकी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती हैं। कुछ है जिन्होंने कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, या कमर्शियल पेपर्स बाय किए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लिया है, कॉल एंड नोटिस मनी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना है। तो यहाँ पे छोटी ट्रांजैक्शन भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। The nature of the transaction in this market is such that there are large in amount and high in volume. The market consists of negotiable instruments having characteristics of liquidity, quick conversion into money, minimum transaction cost, and no loss in the value, such as treasury bills, commercial papers, certificate of deposits. अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब और दूसरी बात हमने बोला ये जो मेरी मनी मार्केट है ना वो लेस रिस्की मार्केट है, करेक्ट। लेस रिस्की क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है ना वो कम नहीं होगी, उससे आपको बढ़ के मिलेगा। प्लस जब मैं लेस रिस्की बोलती हूँ तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी जो आपकी कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाता है। मतलब क्या कि ठीक है रिस्क उतना नहीं है लेकिन मुझे उससे गेन भी उतना नहीं है। ट्रेजरी बिल्स का अमाउंट देखो, मैं से सपोज मैंने 100 रुपये का मैंने अमाउंट 100 रुपये का है, मैंने 95 में खरीदा, तो मुझे पता है मुझे 5 रुपये का ही गेन इस पे होगा। तो मेरे जो गेन का अमाउंट है ना वो प्री डिटरमाइंड रहता है, सिक्योर्ड है कि इससे कम तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा, ये तो मुझे पता है, लेकिन मेरे अमाउंट जो है मुझे लॉस नहीं बेयर करना पड़ेगा। तो ये बहुत सिक्योर ट्रांजैक्शंस होती हैं।
लेस रिस्की ट्रांजैक्शंस है, एंड एज वी से लेस रिस्की है तो गेन भी उतना ही इसमें लिमिटेड अमाउंट का होता है। देन it performs the crucial role of providing an equilibrating mechanism to even out the short-term liquidity surplus and deficit, and therefore facilitates conduct of monetary policy of an economy। कि अब देखो यहाँ पे हम पहले ट्रेजरी बिल्स तो हमने समझा क्या होता है, कमर्शियल पेपर्स क्या होता है। देखो ट्रेजरी बिल्स बेसिकली गवर्नमेंट इशू कर रही है ना, तो यहाँ पे आप लिख लो ट्रेजरी बिल्स का इशूअर कौन है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, यहाँ लिख लो गवर्नमेंट। ठीक, कमर्शियल पेपर्स जैसे वो गवर्नमेंट इशू करती है, ये मेरे कॉरपोरेट्स इशू करते हैं। अब इनका टेन्योर आपका 6 महीने का भी हो सकता है, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। इसमें क्या कि से आपके रिलायंस ने कमर्शियल पेपर्स इशू करे, सपोज उनको 1000, अब देखो हम हमेशा एग्जाम्पल्स जब लेंगे वो स्मॉलर अमाउंट का लेंगे, उससे क्या होता है आपको समझने में और मुझे समझाने में दोनों को ईजी रहता है। तो हमने बोला रिलायंस को 1000 रुपये की ज़रूरत थी, राइट, तो उन्होंने 1000 के कमर्शियल पेपर्स इशू कर दिए। अब इसका इन्होंने क्या टेन्योर रखा, 6 महीना। तो ये क्या है कमर्शियल पेपर्स, ये एक काइंड ऑफ प्रॉमिसरी नोट है। उसमें क्या है कि रिलायंस आपको एक प्रॉमिसरी नोट की तरह लिख के देगा कि लिखा होता है ना कि भाई इस डेट में इतना अमाउंट आपको वापस किया जाएगा, राइट। तो टेन्योर फिक्स्ड है, कितना अमाउंट मुझे उसकी मेच्योरिटी पे मिलेगा ये भी फिक्स्ड होता है। तो बेसिकली कमर्शियल पेपर्स कौन इशू करता है, कॉर्पोरेट्स करते हैं, राइट, एंड दीज आर काइंड ऑफ द प्रॉमिसरी नोट्स। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, ये जनरली हम बोलते हैं स्केड्यूल, हमारे कमर्शियल बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का जो मिनिमम अमाउंट है ना कि कितने का आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो बोलूँगी मिनिमम 1 लाख से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट इन द सेंस कि आप 1 लाख से कम तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले ही नहीं सकते। तो 1 लाख से आपकी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की ऑब्वियसली वैल्यू स्टार्ट होती है। जैसे मैंने बताया कि फिक्स्ड अमाउंट फिक्स ड्यूरेशन के लिए ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैसे होती है, फिक्स्ड अमाउंट फिक्स ड्यूरेशन के लिए, राइट। सो और अच्छा हम बोलें कि मैम एफडी या सीडी में क्या डिफरेंस होता है। देखो एफडी आपकी जनरली लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है, प्लस आपका जो अमाउंट है आप 1000 से भी फिक्स डिपॉजिट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन क्या हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं, द आंसर इज नो। मिनिमम हमने बोला अमाउंट इसमें 1 लाख होता है, प्लस इसका टेन्योर इज लेसर देन दी फिक्स्ड डिपॉजिट। कॉल एंड नोटिस मनी क्या हुआ कि भाई एक बैंक है, से सपोज पीएनबी है, पीएनबी को कुछ उनकी फाइनेंशियल साइकिल में कुछ डिफिकल्टी आ रही है, उनको थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि एक दिन के लिए हमें कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरे बैंक को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे वो जो डेफिसिट अमाउंट है वो ले सकते हैं। तो ये अगर एक दिन के लिए ले रहा है कोई भी बैंक पैसा, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसको हम बोलते हैं कॉल मनी, राइट। ये इसका नाम दे दिया गया कॉल मनी। वेयरइन अगर हमें एक बैंक को कुछ फाइनेंशियल डेफिसिट को पूरा करने के लिए कुछ अमाउंट चाहिए फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन, से सपोज 15 डेज, राइट। तो ऑब्वियसली वो पूरा आपको पेपर्स पे होगा, 15 डेज का मतलब मानते थे टेन्योर है 15 डेज, तो वो क्या हो गया, वो मेरा नोटिस मनी हो गया कि बता रहे हैं कि ये अमाउंट जो आपसे लिया है वो 15 दिन बाद आपको वापस करेंगे। सो ये सब क्या है, दीज आर दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट। अब नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है कैपिटल मार्केट, राइट। तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी जितना मैंने आपको बताया बेसिक्स कि भाई ये सब्जेक्ट क्या है, कैसे डिवाइडेड है, आपको कैसे पढ़ना है, उसके बाद हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया, राइट। तो अब आपको पता चल गया है कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ और आपको क्या फॉलो करना है। सो मेक श्योर जब हम कैपिटल मार्केट पढ़ें तो आपको जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सब क्लियर होना चाहिए कि मनी मार्केट क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है। ये पता होगा तो कैपिटल मार्केट पढ़ने में आपको और इंटरेस्ट आएगा। एंड ऑब्वियसली दिस इज वास्ट देन दी मनी मार्केट,
तो हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे. सो आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास. थैंक यू फॉर चूजिंग शांतमन तान्या अकेडमी.